क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ना क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। डाउट है। क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है। डाउट है सर। 16 देखते हैं क्या है। एन अर्थन पिचर लूजेस, पिचर मतलब वो घड़ा, अर्थन अर्थन मतलब मिट्टी का बना हुआ घड़ा जो है, लूजेस 1 ग्राम ऑफ वाटर पर मिनट ड्यू टू इवेपोरेशन। एक घड़ा है ऐसा और ये क्या कर रहा है, 1 ग्राम पानी लूज करेगा पर मिनट ड्यू टू इवेपोरेशन। हर 60 सेकेंड्स में, हर 60 सेकेंड में ये 1 ग्राम पानी इवेपोरेशन के कारण लूज कर रहा है, ठीक है। इफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ पिचर इज, पिचर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, इसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया गया है, वाटर इक्विवेलेंट 0.5 kg एंड द पिचर कंटेन्स 9.5 kg। और कितना पानी का वॉल्यूम प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम है 9.5 kg ऑफ वाटर। सर क्या हुआ, अरे सॉरी वॉरी मत बोला करो यार मेरे को। कैलकुलेट, ठीक है आगे सर। तो इसके लिए सॉरी क्यों बोल रहे हैं यार। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर इन द पिचर टू कूल टू 28 डिग्री सेल्सियस। अच्छा पहले कितने पे है, 28 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर। अच्छा जो चेंज ऑफ टेम्परेचर इसमें कराना है वो 30 से 28 लाना है, तो 2 डिग्री सेल्सियस का अपने को चेंज ऑफ टेम्परेचर कराना है। नेग्लेक्ट इफेक्ट रेडिएशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर is in the range of temperature is 580 calories per gram। latent heat of vaporization दिया इन्होंने, और वो कितना दिया इन्होंने 580 कैलोरीज पर ग्राम का लेटेंट दे दिया है। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और वाटर का स्पेसिफिक हीट दे दिया अपने को, कितना दे दिया 1 किलो कैलोरीज। 1 किलो कैलोरीज का मतलब है, इसको अगर मैं किलो कैलोरी है, 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल्स, मतलब 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में 4200। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा इन्होंने, पूछा क्या इन्होंने, इफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ इतना, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द, अच्छा टाइम कैलकुलेट किया है। अच्छा अब देखो ये ना घड़ा काम कैसे करता है वो देखते हैं। घड़ा में क्या होता है, ये जो पोर्स होते हैं, जब आप मिट्टी का जो बर्तन होता है इसमें पोर्स होते हैं, सॉरी, तो ये जो पोर्स होते हैं ना, पोर से लिक्विड ऐसे बाहर आते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करते हैं, ये ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होना स्टार्ट होते हैं। इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी कहाँ से निकालेंगे, तो अर्थन पॉट से ये एनर्जी बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे। अब अगर किसी से आप एनर्जी बाहर निकालोगे तो उसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अर्थन पॉट क्या करता है, पानी को ठंडा करता है। मतलब ये देसी मैकेनिज्म है लेकिन बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। मतलब जिसने भी घड़ा सोचा होगा ना, वो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म था, उसको साइंस की नॉलेज होगी जब किसी ने घड़ा पहली बार बनाया होगा। तो सबसे पहला इन्वेंटर ऑफ जो घड़ा है, कोई पेटेंट तो नहीं है लेकिन जो भी इन्वेंटर ऑफ घड़ा है ना, उसको हमारी तरफ से क्या हमारी तरफ से 21 तोपों की हाँ सलामी। 21 तोपों की सलामी हमारी तरफ से, क्योंकि इतना लॉजिकल बात बनाना आम इंसान की बस की बात नहीं है। तो ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पर, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पर जाएंगे एयर में और एयर से ये इवेपोरेट हो जाएंगे। अब इवेपोरेट होने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है, वो अंदर के पानी से मिलेगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ हीट जो होगा, लॉस ऑफ हीट बाई अंदर का पानी, लॉस ऑफ हीट बाई अंदर का पानी इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन। ये बोल देते हैं, मतलब अंदर के पानी में से जितना हीट बाहर निकाला वो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन के इक्वल है। अब लॉस ऑफ हीट अंदर के पानी का अगर मेरे को लॉस, अब घड़ा का इन्होंने ना वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है, इसका मतलब घड़े को हीट, घड़े से आप टेम्परेचर बाहर निकालो या 0.5 kg वाटर से बाहर निकालो, एक ही बात है। तो मैं इन दोनों का मास कलेक्टिवली कितना ले लेता हूँ, 10 kg है। एस का वैल्यू वाटर का कितना दे दिया है 4200। चेंज ऑफ टेम्परेचर अपने को 2 का कराना है। एम एस डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये इक्वल होना चाहिए। अच्छा
एक सेकंड में कितना इवेपोरेशन हो रहा था, कहाँ चला गया? हाँ, अपने को पूछा गया है, क्या पूछा था इन्होंने, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर, इफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द इतना, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर इन द पिक्चर टू कूल। पूरा पूरा वाटर को अपने को कूल कराना है, तो पूरा पूरा वाटर को अगर कूल कराना है तो 1 ग्राम को कूल होने में कितना लग रहा था? नहीं, क्या बोला इन्होंने? 1 ग्राम ऑफ वाटर पर मिनट ड्यू टू इवेपोरेशन। अच्छा, 1 मिनट में कितना पानी बाहर आता? 1 मिनट में 1 ग्राम पानी बाहर आ रहा है, तो 1 ग्राम को मैंने 1000 में कन्वर्ट कर दिया। मैं अभी 1 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ कि 1 मिनट में कितना पानी का चेंज होगा, मतलब कितना टेम्परेचर का चेंज होने वाला है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 ये मास हो गया, इंटू लेटेंट हीट इसका कितना बताया इन्होंने, 580, कहाँ चला गया यार, 580 कैलोरीज, 580 कैलोरीज, यूनिट क्या है, कैलोरीज पर ग्राम है। तो कैलोरीज को अगर मेरे को कन्वर्ट करना होगा जूल्स में तो 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्राम को अगर कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास हो गया 60 सेकंड में 1 ग्राम पानी बाहर निकल रहा है। मतलब अगर 1 मिनट में इतना होता तो कितने मिनट में होगा, यही तो पूछा गया है, तो उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो भी सॉल्व करने लायक है उसको सॉल्व कर देते हैं। ये और ये कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 इंटू 1000 इंटू 1000, एक 2 भी है, डिवाइडेड बाई 580, तो जो भी होगा मिनट्स में अपना आंसर होगा। आया क्या समझ में कैसे सॉल्व किया? आया समझ में ये? आंसर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी होगा वो आंसर होगा। लॉजिक क्या यूज किया हमने? लॉजिक हम ये यूज कर रहे हैं कि घड़े से जो भी पानी बाहर जाएगा वो इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी कहां से लेगा, तो वाटर से ही एनर्जी लेगा। तो लॉस ऑफ हीट बाय अर्थन पॉट या लॉस ऑफ हीट बाय अंदर का पानी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेपर टू हीट है। अब अगर 1 मिनट के बारे में बात करते हैं तो 1 मिनट में 1 ग्राम पानी, 1 मिनट में 1 ग्राम जो पानी है वो इवेपोरेट करता। अब मेरे से पूछा गया है कि कितना हो जाएगा टी सेकंड में, कितना टाइम में ये पूरा चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। तो 1 मिनट में अगर इतना हो रहा था, जिसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वो अपना आंसर होगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर तुम देख लो कौन सा मैच करना चाहिए, 30-40 वाला कोई आंसर मैच करना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करे 3448.27 आ रहा। 3000, सब कुछ सही किया ना मैंने? 1 मिनट में इतना का कन्वर्जन हो गया, 1 मिनट में इतना का कन्वर्जन हो गया। इफ द क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन है water equivalent of pitcher is 0.5 kg and the pitcher contains इतना, calculate the time required for the water in the pitcher to cool to 28 degrees Celsius from its original। हाँ, टाइम निकालना है, इतना एनर्जी मेरे को चाहिए, 1 मिनट में मेरे को इतना एनर्जी चाहिए। अगर 1 मिनट में मेरे को इतना एनर्जी चाहिए तो टी मिनट्स में इतना एनर्जी चाहिए। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे, 1 ग्राम को इतना कन्वर्ट किया पर मिनट ड्यू टू इवेपोरेशन। इफ द वाटर इक्विवेलेंट इज इतना, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर इन द पिक्चर टू कूल टू 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ इतना। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ एनर्जी, इतना एनर्जी बाहर निकला। अब 1 मिनट में जो एनर्जी बाहर निकल, एक मिनट में जो एनर्जी चाहिए वो इतना है, 1/1000, 1 ग्राम इंटू 580 इतना। हम्म, 1 किलो कैलोरी पर ग्राम, इसको मैंने यूज कहाँ किया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो किलो कैलोरी का मतलब हो गया 4200 पर ग्राम, मतलब यहाँ पर भी 1000 होना चाहिए। इसको इसको कहाँ चला गया, ये वाटर इक्विवेलेंट कहीं मैंने लिखा है ना, जूल्स। इन्होंने वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना दिया है हमारे पास, 1 किलो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1 किलो कैलोरीज कितना हो जाएगा,
किलो कैलोरी का मतलब हो गया 4200 4200। पर ग्राम, मतलब यहाँ पर 1000 से डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड क्यों नहीं किया, यहाँ पे भी 1000 आएगा, ये 1000 और ये 1000 कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 1000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई इतना, तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो 2000 डिवाइडेड बाई 58, 2000 डिवाइडेड बाई 58 अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए, 30, 35, 34 मैच कर रहा है क्या, देखो तो, हेलो, 34.48। तो ये मैच कर रहा है क्या, 34.48 वो उससे मैच करे ना, ऑप्शन सी से, हाँ सर, सी से मैच कर। तो वो सही आंसर है ना, आंसर की भी तो भेजा था ना इसका, ए सर उसका आंसर। इसका आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए, क्या हाँ सर, मिस्टेक हुआ आंसर है ये है यार, उसका। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो किया नहीं है, वेपराइजेशन है, डेल्टा टी है, एस डब्ल्यू है, पता है अगर सबको कैलोरीज कैलोरीज रहने देते तो ज्यादा अच्छा था। ये समझ में आ गया है क्या, या मैं कैलोरीज कैलोरीज में छोड़ के इसको कन्वर्ट कर दूं, मैं दोबारा सॉल्व कर दूं क्या इसको, या समझ में आ गया है, मैं जो भी होगा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, बोलो जल्दी, सॉल्व कर दूं क्या सॉल्व मैं, कर दो सर। सॉल्व कर दो, हाँ ठीक है, सर। देखो लॉस ऑफ हीट बाय वाटर, तो हमारे पास लॉस ऑफ हीट बाय वाटर, मास, वाटर का मास इन्होंने कितना दिया है 10 केजी, यहाँ पे 10 केजी रख दिया, एस का वैल्यू इन्होंने कितना बताया था वाटर के लिए, वाटर का इन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया है 1 किलो कैलोरी पर ग्राम, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पर है 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 1000 कैलोरी। कैलोरी पर ग्राम, 1000 कैलोरी पर ग्राम, ये भी ग्राम में चल रहा था, एम एस डेल्टा टी, चेंज ऑफ टेम्परेचर 2 का है, इक्वल्स टू, फिर उन्होंने बोला इफ द वाटर इक्विवेलेंट हो गया, इफ द अर्टन पिक्चर लूजेस 1 ग्राम ऑफ वाटर पर मिनट, तो सब ग्राम ग्राम में चल रहा है तो उसको ग्राम में रहने दिया, 1 ग्राम इन एवरी 60 मिनट्स, 1 ग्राम इन एवरी 60 60 मिनट्स, सेकेंड सर। 60, हाँ मतलब 1 ग्राम इन एवरी मिनट, तो 1 ग्राम जो भी है ये मिनट में आंसर आएगा, 1 मिनट में इतना अपने को हीट चाहिए, 1 ग्राम इंटू एल का वैल्यू कितना है 580 कैलोरी पर ग्राम, तो एम इंटू एल इंटू टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ग्राम से ग्राम किधर कैंसिल, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, कैलोरी वाले टर्म से कैलोरी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए 10 इंटू 10 लाख बाय 5, 10 लाख बाय 58 आ रहा सर आंसर तो। अच्छा मैं इसको देख के बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 को, ऐसा अजीब सा आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है जी, मैं क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है, आज मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 बोलो, क्वेश्चन नंबर 17, 17, क्वेश्चन नंबर 17, डाउट है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का सीधा सा क्वेश्चन है, हो गया ना सर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 19, सर डायरेक्ट 25 डाउट है। अच्छा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20, 20 भी नहीं है, 21, नहीं है। 22, 22 में डाउट है क्या किसी को, नहीं, 23, नहीं। 23,
नहीं है सर। 24, 25, 25 डाउट था ना? हाँ 25 में डाउट है, देखो। ऑन हीटिंग अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा इन अ कंटेनर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गामा बाय 3, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर विल। अच्छा देखो, एक इस तरह का हमारे पास कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे मान लो कुछ h हाइट का लिक्विड भरा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि लिक्विड का जो वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है वो कितना है, वो गामा है, और कंटेनर का कितना हो गया, कंटेनर का है गामा बाई 3। अब हम क्या जानते हैं कि जितना ज्यादा अल्फा होता है, डेल्टा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा है ना। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा, सॉरी जितना ज्यादा गामा का वैल्यू होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम में चेंज होगा। अब लिक्विड का गामा का वैल्यू ज्यादा है और ये जो सॉलिड कंटेनर है इसका गामा का वैल्यू कम है, इसका मतलब लिक्विड ज्यादा फैलेगा और ये जो कंटेनर है वो कम फैलेगा। अगर लिक्विड ज्यादा फैलेगा तो लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा क्या? सर ऑप्शन 3 है। आंसर 3 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया? 25। 25। रिमेन स्टेशनरी। सर वो जो कंटेनर का गामा बाय 3 है वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ अच्छा, लीनियर लीनियर एक्सपेंशन एक्सपेंशन, बताया। सॉरी, हाँ वेरी नाइस, थैंक यू। वो जो ये है ना, ये इसका अल्फा बताया गया है, अल्फा इसका गामा बाई 3 है। तो कंटेनर का अल्फा अगर गामा बाई 3 है तो कंटेनर का जो गामा होगा, गामा फॉर कंटेनर, वो भी तो गामा हो गया ना। तो ये भी, इसका भी वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा है, इसका भी वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा है, दोनों का वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर सेम है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन होगा, तो लेवल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। थैंक यू, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 26 में डाउट है किसी को? नहीं। नहीं। 27, 27 में डाउट किसी को? 27, 27 में भी डाउट नहीं है। 28, हाँ 28 डाउट है। At some temperature capital T, a bronze pin is little large to fit into a hole drilled in a steel block. The change in temperature required for an exact fit is minimum when both the blocks and pin are heated together. Only the pin is cooled. अच्छा, ऐसा इन्होंने बोला कि at some temperature T, a bronze pin is little large, ऐसा है, एक ब्रॉन्ज पिन है और ये जो पिन है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है। ब्रॉन्ज पिन इज लिटिल लार्ज टू फिट इन अ होल ड्रिल्ड। मान लो ये होल है तो ब्रॉन्ज पिन ज्यादा है। अब इन्होंने बोला कि द चेंज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जैक्ट फिट इज मिनिमम व्हेन। चेंज इन टेम्परेचर मिनिमम कब होगा जिससे वो कंप्लीटली इंसर्ट हो जाए। ओनली द ब्लॉक इज हीटेड, बोथ ब्लॉक एंड पिन आर कूल्ड टुगेदर, both block and pin are heated together. ऑप्शन बी आंसर है क्या? ऑप्शन बी आंसर है क्या? नहीं, डी। ऑप्शन डी है। सर डी क्या है? डी 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 ओनली द पिन इज कूल्ड। सिर्फ पिन को कूल कर दो, पिन को कूल कर दिया तो इसका टेम्परेचर कम हो गया तो ये फिट हो जाएगा। लेकिन ये कैसे बताएंगे कि कौन सा कम होगा? और अगर इसको कूल करना, अच्छा एनर्जी पूछा है क्या? कहाँ चला गया? कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरे पास, चेंज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जैक्ट फिट इज मिनिमम व्हेन। पता है ये ना उनके गामा पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल्स के गामा पे भी डिपेंड करेगा। इस तरह क्वेश्चन याद ही रख सकते हैं, इसका कोई लॉजिक तो नहीं बता सकते। इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा तो वो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर लॉजिक तो तब दे पाएंगे जब गामा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। अब गामा का वैल्यू फिर याद रखना पड़ेगा, तो गामा का वैल्यू याद रखना पॉसिबल तो है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको वो याद ही रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या होगा।
कुछ कुछ क्वेश्चन तुमको ऐसे मेडिकल में जरूर मिलेंगे जिसके आंसर्स आपको याद रखना पड़ेगा, फिर भी आप एक बार क्या करना, गूगल में सर्च करके देखना अगर कुछ इन्होंने लॉजिक कोई बताया हो तो 28 का आंसर आप खुद से एक बार सर्च करना अगर कोई लॉजिक बताया है तो उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ डाउट है। 29 डाउट है। A is a steel rod of length LA and B is a copper rod of length LB. Value of LA and LB such that LA minus LB is equal to 5 centimeter at all temperatures are. LA minus LB का वैल्यू हमेशा 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अच्छा, अपने को चाहिए कि LA माइनस LB का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा डाउट था ये? 29। A is a steel rod of length LA and B is a copper rod of length LB. Values of LA and LB such that LA minus LB is equal to 5 centimeter at all temperatures are. इसके लिए क्या होना चाहिए ना, LA minus LB का वैल्यू हमेशा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, एक में जितना इलोंगेशन होना चाहिए दूसरे में उतना ही A is a steel rod of इतना all temperatures are, तो जितने में इलोंगेशन एक में होगा उतना ही इलोंगेशन अगर दूसरे में भी हो तभी तो ये पॉसिबल होगा ना, तभी तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो डेल्टा एल ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, एल ए इसका अल्फा इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों में सेम रखना है, इक्वल्स टू इसमें क्या लिखेंगे एल बी गामा फॉर बी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो एल ए गामा फॉर स्टील, स्टील का गामा कितना दिया इन्होंने, सॉरी अल्फा, अल्फा है यहाँ पे, अल्फा और अल्फा, अल्फा फॉर ए कितना दिया, ए स्टील है ना, हाँ तो स्टील का इन्होंने अल्फा दिया है 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 एल बी, एंड गामा फॉर दूसरा जो एलिमेंट था कॉपर वो दिया इन्होंने 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ये और ये कैंसिल आउट कर लो, तो एल ए इक्वल्स टू एल बी 1.7 डिवाइडेड बाई 1.1, मतलब हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, एक तो एल ए इज इक्वल टू 17/11 एल बी। अब ये जो वैल्यू आया है उसको पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो एल ए के प्लेस में पुट किया 17/11 एल बी माइनस एल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 हो जाएगा 6 एल बी अपॉन 11 इज 5, तो एल बी का वैल्यू आ गया 55 डिवाइडेड बाई 6। कौन सा क्वेश्चन था ये, 55 डिवाइडेड बाई 6, कोई मैच कर रहा है क्या ऑप्शन? ये कॉपर का रॉड आ रहा है, कॉपर का लेंथ आ जाएगा सम 9 पॉइंट के आसपास, 9 पॉइंट के आसपास कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी आंसर है क्या अपना? 29 का आंसर सी है क्या? हाँ, तो समझ में आया क्या कैसे सॉल्व किया? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब चेंज ऑफ लेंथ इन ए एंड चेंज ऑफ लेंथ इन बी इक्वल होगा, तो डेल्टा एल ए का वैल्यू डेल्टा एल बी के इक्वल चाहिए। अब चेंज इन लेंथ ऑफ ए का फॉर्मूला है एल ए अल्फा फॉर ए इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू एल बी अल्फा फॉर बी इंटू डेल्टा टी, सिंप्लीफाई करो, यहाँ से एल ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एल बी, उसको पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, जो भी हुआ वो अपना आंसर है। तो ये मेरे पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ गया सी। इसमें डाउट है किसी को? 29 में डाउट है क्या? नहीं है, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। कितने लोग हैं मीटिंग में? 13 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, 13 लोग सही है, एक तो मैं ही हूं, यहाँ से पता चल जाएगा।
साद है, ऋतुजा है, अनुरा है, अनुष्का है, गौरी है, कल्पेश है, मंजरी है, अरीशा है, अन अन्विषा है, श्रुति है, इंद्रयानी है। चलो ठीक है, काफी लोग हैं। लिख लिया क्या? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है? 30 में डाउट है क्या किसी को? 30 तो वैसे नहीं, 30 बता दो। 30 में क्या है? अ कॉपर डिस्क विथ अ सेंट्रल होल इज हीटेड, द डायमीटर इंक्रीज करेगा। अभी तो बताया था ना कि जब भी आप हीट करोगे तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वो हमेशा इंक्रीज होता है। तो जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो कॉपर लेंथ का जो डायमीटर है, वो कॉपर होल का जो डायमीटर वो क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज विल बी द आंसर। 31 बताओ। 31 बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? An ideal monoatomic gas undergoes adiabatic process. If its pressure is increased by 1%, what will be the decrease in its volume? देखो, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस में पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ये जानते हैं। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पी को कांस्टेंट मान के वी गामा का डिफरेंशिएशन कर दो, तो गामा टाइम्स ऑफ गामा सामने आके मल्टीप्लाई हो गया, वी टू द पावर गामा -1 इंटू डी वी। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? वी गामा को कांस्टेंट बाहर निकाल दो, वी गामा कांस्टेंट बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी पी इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो पी गामा, वी गामा को क्या लिख सकते हैं? वी गामा डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी, ये माइनस में हो जाएगा वी गामा डी पी। तो वी गामा से वी गामा आप कैंसिल आउट कर लो, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, डी वी अपॉन वी गामा टाइम्स इक्वल्स टू माइनस में डी पी अपॉन पी। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब माइनस ये बता रहा है कि किसी एक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। तो कौन सा इन्होंने पूछा है? इन्होंने बोला कि प्रेशर इज इंक्रीज बाई 1%, मतलब इस पूरे का वैल्यू उन्होंने 1 बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन वी इंटू 100, ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन गामा। अब गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस में गामा का वैल्यू कितना होता है? बोलो, गामा का वैल्यू कितना होता है मोनोएटॉमिक में? 5/3 5/3 होता है ना, 5/3। तो 5/3, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा dv अपॉन वी इंटू 100, माइनस में उधर गया ये अगर, तो ये हो जाएगा माइनस में 3/5, 0.66 के आसपास, 0.6 के जैसा कोई आंसर है क्या? 31 का आंसर 2 होगा। है क्या सही? 31 का आंसर 6 होगा, सही है ना? हाँ। समझ में भी आया? यस सर, आया समझ। समझ में आया तो नोट डाउन कर लेंगे। साथ तेरे साथ एक और जो रहता था वो क्यों नहीं आता क्लास करने? पता नहीं सर क्यों नहीं आता उसको। कॉल करो तो सोया रहता सर, वो नींद में से उठाना पड़ता फिर सर उसको। अरे यार, थोड़ा बहुत अभी 4-5 दिन का दिक्कत होगा, 8 बजे वाला फिर मैं हटा दूंगा। भाई मैं जब तक घर में हूँ तब तक यही टाइम है मेरे पास भी। अरे बहुत काम करवा देते हैं यार घर वाले भी, ये कर दो वो कर दो, बर्तन धो दो। बर्तन धो दो। अरे बर्तन वर्तन तो मैं कपड़े, चुटकी में धो दूंगा, बर्तन वर्तन नहीं, बाहर के भी काम करवाते हैं। दूध ला दो, सब्जी अरे ला वो दो। सब तो छोटे क्या छोटे काम मारो है यार, सब्जी लाओ। वो सब में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 लिख लिया। 32 अनुष्का तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर 32 का आंसर फर्स्ट आ रहा है बट इसका सेकंड भी है। अच्छा, 32 का आंसर फर्स्ट आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। हट जा हट जा हट जा। 32, a Carnot engine whose sink is at
T2 का वैल्यू उन्होंने दे दिया 300 केल्विन का, हैज एफिशिएंसी ऑफ, ईटा का वैल्यू उन्होंने दे दिया 40% का, बाय हाउ मच should the temperature of the source be increased so as to increase its efficiency by 50%। अच्छा, उसका टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करना है? तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये था ना 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला था ना एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही होता है ना? यस सर। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 40% का है। तो 30 बाई हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज, कितने से इंक्रीज करना है? तो 40 इज इक्वल टू 1 माइनस T2, T2 कितना है? 300 डिवाइडेड बाई T1। तो इधर इसको भेज दो, तो 300 डिवाइडेड बाई T1 जो है वो 1 माइनस 40, नेगेटिव क्यों आ रहा है? ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? 40% है, सॉरी 40% है, तो 40% को क्या लिखेंगे? 40% को ऐसा लिखेंगे ना, 40/100 ये लिखेंगे इसको। हाँ अब सही है। तो ये अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 300 अपॉन T1 इज 1 माइनस 40 अपॉन 100। तो 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 100 माइनस 40 हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 100। तो T1 का वैल्यू कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। तो T1 का वैल्यू था 500 केल्विन। अब अगर मेरे को एफिशिएंसी बढ़ाना है, 50 कर देना है, तो 50 अपॉन 100 जो है वो 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई T1 होना चाहिए। तो 300 बाई T1 जो है वो 1 माइनस 50/100 हो गया 1/2। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, T1 का वैल्यू आ गया 600। तो कितने से चेंज करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से, 100 केल्विन से चेंज करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया यार? whose sink is इतना and efficiency इतना, by how much should the temperature of the source be increased so as to increase its efficiency by 50% of, अच्छा 50% of original efficiency, 50% of original efficiency का मतलब है 40, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 90 हो गया तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 9 डिवाइडेड बाई 10 मतलब ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 1/10। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 3000 का। तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? तो पहले 500 था, अब इसको बढ़ाना पड़ा, बढ़ा के मुझे लाना है 3000। तो 500 से, इतना भयंकर आंसर क्यों आ रहा है मेरा? ये सही है ना कैलकुलेशन? 90/100, ये 0 और 0 हुआ 9/10, 1 माइनस 9/10 ये 1/10 हुआ। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 3000। तो पहले 500 केल्विन का था, अभी 3000 केल्विन का करना है। तो 750 केल्विन ही मैक्सिमम आंसर है। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? बाय हाउ मच should the temperature of source be increased so as to increase its efficiency by 50% of, so as to increase its efficiency by 50%। तो 50% ऑफ ओरिजिनल बोला है क्या? अच्छा ऑफ ओरिजिनल, सॉरी। तो पहले कितना था? 40 था, 40 का 50% इंक्रीज करेंगे तो ये 60 होगा। परेशान कर रहा हूँ आप लोग। ये 40 का 50% बोला है, मतलब ये 40 का 50% 20% से और बढ़ा दो तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10। तो जब ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 6, मतलब ये हो जाएगा 5। क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं यार? 60 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 का वैल्यू था 300, सो T2 वैल्यू है 300 और ये T1, ये और ये कैंसिल हुआ, ये 3 हो जाएगा, या 6/10 ही रहने देते हैं। तो 300 डिवाइडेड बाई T1 जो है वो 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 इधर गया, -6, 4/10। तो T1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 3000 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 750। तो 750 आ रहा है, तो कितने से इंक्रीज करना पड़ रहा है? 250 से इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, 32 का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए।
32 का फोर्थ ऑप्शन है क्या? हाँ सर, फोर्थ ही है। हाँ तो बस ये आपको समझना था कि उसको क्या करना है, 50% से इंक्रीज करना है, मतलब पहले जो भी एफिशिएंसी है उसका 50% से इंक्रीज करना है, मतलब पहले 40 था, 50% का और इंक्रीमेंट कर दो, तो 20% का इंक्रीमेंट कर दिया तो वो 60 हो गया, सवाल के आंसर आ गया। ये नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 32, नोट डाउन कर लेंगे 32 को। थर्टी थ्री में डाउट है क्या? थर्टी थ्री में डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं, 33 में डाउट नहीं है। 34, 34 में डाउट है किसी को? थर्टी फोर में भी डाउट नहीं है। 35, 35 में डाउट है किसी को? नहीं है 35 में भी। तो आखिरी के दो 10 क्वेश्चन है ना, वो कल वाले क्लास में करेंगे, ठीक है? कल 8 बजे क्लास होगा, उसमें आखिरी के 10 क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद वाले क्लास में एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा। तो कल एसएचएम अगर कंप्लीट हो गया, कल अगर एसएचएम कंप्लीट हो गया ना, तो अगले दिन मैं एसएचएम का एक टेस्ट ले लूंगा, ठीक है? अगला दिन कौन सा है? कल, आज है 25, कल 26, 27, हाँ सही है, 27 को मेरी एंगेजमेंट भी है, तो उस दिन पढ़ाऊंगा नहीं, उस दिन तुम्हारा टेस्ट ले लूंगा। तो 27 को एसएचएम का टेस्ट रहेगा। एसएचएम पेपर का 1 घंटे का, तुम अपना अपने हिसाब से 1 घंटे का टाइम सेट कर लेना, टेस्ट देना अच्छे से। देखो जितना शानदार तरीके से टेस्ट दोगे, अब टेस्ट के बाद ना टेस्ट का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने डिस्कशन कर लिया ना, डिस्कशन के बाद एक बार क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करना। सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट देके तुमको उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करना है। मीटिंग ऐसे भी कुछ टाइम पे एंड हो जाएगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम ध्यान से सुनो। अगर आपको टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। मान लो अगर कोई क्वेश्चन मैंने आप मेरे से आप नहीं पूछ पाए, आप मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, और इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि सर आप सॉल्व करके बता दो, आप टाइम ले लो कि सर इस टाइम पे मैं कॉल करके पूछ लूं क्या, तो मैं आपको हिंट दूंगा और आप खुद से सॉल्व करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी। हाँ सर। चलो, वैसे भी अब एंड ही हो जाएगा ये।